नमस्ते। लोकसभा 2024 का चुनाव अब चंद दिनों के बीच घोषित हो जाएगा कि कब से शुरू हो रहा है, कितने चरणों में होगा, कौन किसके चरणों में होगा और 2 महीने के आसपास नई सरकार इस देश में बनने वाली है। पिछली सरकार 10 साल तक देश में राज की है और चुनाव के पहले जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनका फर्ज यह होता है कि पिछले 10 साल में इस बात का सबूत लेकर जनता के बीच जाएं कि जो कहा सो किया, यानी जो गारंटी दी उसे निभाया। तरीका तो यही है ना लोकतंत्र का, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर आपसे कोई आसान भाषा में पूछे कि लोकतंत्र का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे लोक का तंत्र, यानी जनता का तंत्र। आप प्रजा नहीं होते। राजा और प्रजा में फर्क यह होता है कि प्रजा के पास कोई अधिकार नहीं होता। जो राजा कह दे, जो राजा के दिल में आ जाए, वही कानून, वही प्रजा को पालन करना है। इसीलिए एक शेर कहा है ना, लगाकर आग शहर को ये बादशाह ने कहा, उठा है आज दिल में तमाशे का शौक बहुत, झुकाकर सर सभी शहपरस्त बोल उठे, हुजूर का शौक सलामत रहे, शहर और भी बहुत हैं। यह होता है राजा और राजा के दरबारी। लोकतंत्र यह होता है कि प्रजा नहीं, आप जनता होते हैं। आपके वोट से राजा चुना जाता है, यानी रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होता है। यानी आपके वोट की ताकत और कीमत यह होती है कि आप पहचान करते हैं, चुनते हैं कि कौन व्यक्ति हमारी जिंदगी को कैसे बेहतर करने के लिए क्या क्या वादा लेकर हमारे बीच में आया है। और जिसके वायदे आपको ज्यादा पसंद आते हैं, आप उन्हें अपना वोट देकर सरकार में बिठाते हैं। और फिर जब चुनाव आता है तो जिनको आपने सरकार में बिठाया है वो अपना हिसाब लेकर वापस 5 साल बाद आपके हाथ सामने खड़े होते हैं। अब तो 10 साल हो गया, तो तकाजा लोकतंत्र का यह है कि 10 साल बाद सरकार आपके सामने अपना हिसाब किताब का रजिस्टर लेकर आए कि देखो 2014 में हमने ये कहा, 19 में ये कहा, ये 24 तक 10 साल में हमने ये निभा दिया। अब अगर आप हमें एक बार और मौका देंगे तो हम और अच्छा क्या क्या करेंगे जिससे महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे सवालों पर आपके दिनचर्या खुशनुमा हो, सुकून वाली हो। मगर अब 2024 का चुनाव आने वाला है और उसके ठीक पहले सरकार एक फैसला ले लेती है। और वह फैसला क्या ले लेती है कि इस देश में नागरिकता कानून बदल दिया गया, जो दिसंबर 2019 में बदला गया था। अब मार्च 2024 में अधिसूचना जारी करके लागू कर दिया जाएगा। CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो बिल में ट्रांसफर हुआ तो CAB आया, यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, नागरिकता संशोधन कानून। और कानून अब लागू हो गया। भारत का राजपत्र द गजट ऑफ इंडिया, तारीख देखिए 11 मार्च 2024। केंद्र सरकार नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 78 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नागरिकता नियम 2009 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है। और यह पूरा अमेंडमेंट का पूरा गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया। अब आइए आपको थोड़ा इतिहास में ले चलते हैं। यह देखने और समझने की कोशिश करते हैं कि इसके पहले क्या हुआ, अभी क्यों लाया गया, आगे इससे क्या असर पड़ेगा, पूरी राजनीति इसके पीछे क्या है। और मैंने शुरुआत ये बात क्यों कहते हुए की कि चुनाव के ठीक पहले इसे लाने का मकसद क्या है। यह काम तो पिछले 4 साल से, जब से यह कानून बन गया था, पहले भी किया जा सकता था, या अब तक रुके थे तो 400 पार जब हो जाते तब कर लेते। लेकिन जो कानून सरकार ले आ रही है, ये पहले जब कोशिश की थी तो बड़ा तनाव हुआ था देश में। तनाव के साथ आंदोलन, तमाम तरह की कार्रवाइयां, लोग जेल में हैं, आज भी बहुत सारे लोग जेल में बंद हैं।
क्योंकि जनता के पास अधिकार होता है कि अगर सरकार का कोई कानून उन्हें अपने खिलाफ लगता है तो इसका हक भी देश का संविधान देता है कि संवैधानिक तरीके से आप अपनी असहमति लोकतंत्र में दर्ज कर सकते हैं। और लोगों ने दर्ज की। विवादित कानून एक तरह से कहा जाए तो यह है। तो अगर किसी कानून के चलते पहले तनाव हो चुका है, देश में आंदोलन का स्वरूप खड़ा हो गया, तो चुनाव के ठीक 2 महीने पहले, और अगर मैं कहूं कि अधिसूचना जारी होने के चंद रोज पहले सीए लागू करने की जरूरत क्या थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस देश का राजा आपको भटकाने के लिए आपको किसी और दिशा में ले जाना चाह रहा है? आइए पीछे लौट कर चलते हैं, और पीछे लौट कर जब जाएंगे तो पाएंगे कि जब ये पिछली बार दिसंबर 2019 के वक्त जब इसकी कोशिश की गई थी, सीए असल में 12 दिसंबर 2019 को अधिसूचना जारी करके 10 जनवरी 2020 को सीए लागू किया गया, जिसका उद्देश्य अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदायों के प्रवासियों को नागरिकता देना इसका लक्ष्य था। यानी सरकार कहती है कि यह कानून किसी की नागरिकता छीनने का काम नहीं करता, नागरिकता देने का कानून है। ठीक बात है, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। लेकिन इसका विरोध क्यों हुआ पता है आपको? क्योंकि इसके साथ 2 चीजें और हैं जिसे एक साथ जोड़कर अगर आप देखेंगे तो सीएए को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। यानी सीएए जहां नागरिकता देने का काम करता है, वहीं राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर बनेगा, यानी एनआरसी। देश भर में इस रजिस्टर के जरिए बहुत सारे लोग लाभान्वित होंगे, लेकिन गैर मुस्लिम लाभान्वित होंगे। बहिष्कृत मुसलमानों को अपनी नागरिकता साबित करनी पड़ेगी। पूरा खेल यहां से है। थोड़ा और पीछे जाएंगे तो 1985 के असम समझौते का खंडन करते हुए उत्तर पूर्व में यह मामला हुआ था। 25 मार्च 1971 को बांग्लादेश से आने वाले अवैध प्रवासियों को, चाहे वह किसी भी धर्म के हों, निर्वासित कर दिया जाएगा। असम में अनुमानित 20 मिलियन अवैध बांग्लादेशी प्रवासी हैं, और ये कई तरह से गड़बड़ हो रहा था उनके लिए। गृह मंत्रालय ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि सीएए भारतीय नागरिकों पर लागू नहीं होता, इसलिए यह किसी भी तरह से किसी भी भारतीय नागरिक के अधिकार को समाप्त या कम नहीं करता है। लेकिन इतिहास ये बताता है कि उसी पूर्वोत्तर भारत में जब सीएए के बाद एनआरसी रजिस्टर बनाया गया, तो उसमें केवल मुसलमान बाहर नहीं हुए नागरिकता से। रजिस्टर बनाया है, उसमें बहुत सारे हिंदू भी बाहर हुए। कई लोग ऐसे उसमें नागरिकता के लिए उस रजिस्टर में डाल दिए गए जिन्हें अपनी नागरिकता साबित करनी है, जिनमें से कुछ कारगिल युद्ध के शहीद भी थे। यानी अगर आप सीए एनआरसी को एनपीआर से जोड़ करके तीनों को एक साथ देखेंगे, और गृह मंत्रालय ने साफ कह दिया है कि तीनों देश में लागू होगा, तो साफ तौर पर एक चीज स्पष्ट हो जाएगी कि नागरिकता अब धर्म के आधार पर देखी जाएगी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में नागरिकता धर्म से सीधा रिश्ता नहीं रखती थी, उसकी शर्तें हैं, और उन शर्तों को पालन करने के लिए धर्म कहीं बीच में क्राइटेरिया नहीं था। लेकिन इस बार के सीएए, फिर एनआरसी, फिर एनपीआर, तीनों चूंकि एक के बाद एक होंगे, तो एक से नागरिकता देंगे और दूसरे और तीसरे से नागरिकता खत्म करने का खतरा कुछ विद्वान देख रहे हैं। मैं इसका कोई आधिकारिक विद्वान नहीं हूं। कानूनी दाव पेच को समझने वाले विद्वानों की अगर राय को माना जाए, तो तीनों जब एक साथ जोड़ दिया जाता है तो वह इस देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और सांप्रदायिक ताने बाने को बिगाड़ सकता है। ऐसा संदेह इस देश के ढेर सारे विद्वानों ने उठाए हैं, क्योंकि सीए वास्तव में नागरिकता देगा, और अगर नागरिकता किसी को दी जा रही है तो सीधे इसका कोई विरोध और आपत्ति तो होगी नहीं।
जैसे प्रधानमंत्री ने भी कहा कि दलितों को नागरिकता देंगे जो आसपास के देशों में धर्म के नाम पर प्रताड़ित हैं। अच्छा एक बात बताइए, इससे किसी को कोई आपत्ति होगी क्या? दीजिए आप नागरिकता। हालांकि कुछ लोग ये सवाल पूछते हैं कि जो आपके यहाँ के दलित हैं, जो आपके देश के किसान हैं, मजदूर हैं, बेघर लोग हैं, उनको आपने जो यहाँ के नागरिक ऑलरेडी हैं कितना शिक्षा दे दी, कितना रोजगार दे दिया, कितना महंगाई उनकी कम कर दी, उनकी जिंदगी के स्तर को कितना अच्छा कर दिया कि बाहर से और लोगों को आप ले आकर के उनकी जिंदगी बेहतर करने जा रहे हैं। अच्छा इसकी जरूरत क्या है फिलहाल? क्योंकि प्रावधान तो पहले से बने हुए हैं, उन प्रावधानों का पालन करके कोई देश अपने विदेश नहीं चला सकता है, तो अचानक इसको लाने की जरूरत क्या है? यानी दिखाने का चेहरा यह है कि हम नागरिकता देंगे, लेकिन उसके पीछे जैसे ही आप एनआरसी और एनपीआर को जोड़ते हैं, जो कि गृह मंत्रालय ने बार बार कहा है कि एनआरसी भी होकर रहेगा, एनपीआर भी होकर रहेगा, तो जैसे ही एनआरसी और एनपीआर होगा, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास कागज नहीं होगा, क्योंकि कागजों की लिस्ट जो बनी है उसमें उन्हें कागज दिखाना पड़ेगा। तो विद्वानों में इस बात का मतभेद है कि इसके चलते समाज में एक असामान्य स्थिति पैदा हो सकती है, और सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि चुनाव के ठीक पहले इस कानून का मकसद क्या है। कहीं ध्यान भटकाना तो नहीं, असली मुद्दे से ध्यान भटका देना। एक बात और याद है, किस तारीख को ये सीएए का अधिसूचना जारी हुई है? 11 मार्च 2024। ठीक वही दिन जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को अवैध बताने के बाद एसबीआई को फटकार लगाई कि एक दिन के भीतर आप अपना पूरा डिटेल इलेक्शन कमीशन को दीजिए, और इलेक्शन कमीशन 3 दिन में उसे 15 मार्च 2024 के पहले वेबसाइट पर सबके सामने सार्वजनिक कर दे। सरकार की किरकिरी हुई, लेकिन हेडलाइन मैनेजमेंट में माहिर बीजेपी उसने तुरंत उसी दिन अधिसूचना जारी कर दी, और उसका ध्यान लोग जैसे ये सवाल पूछने लगे कि भाई आप जिस योजना को सबसे बेहतर बता रहे थे इलेक्टोरल बॉन्ड, वो तो सबसे करप्ट निकली। अभी मेरे चैनल पर पिछली वीडियो ये है ना, इलेक्टोरल बॉन्ड वाली, आपने देख ली? नहीं देखी तो पहले उसको देख लीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये कितनी बड़ी योजना थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये तो टोटल करप्ट योजना है, बंद करो इसे, और डिटेल हमें तुरंत बताओ, कितना पैसा कहां से आया, किसने दिया, और देश को बताओ इलेक्शन कमीशन। ये बताइए किसी भी सरकार के ऊपर इससे बड़ा सवालिया निशान और क्या होगा? लेकिन इस योजना पर बात न हो, इसलिए तुरंत उसी दिन सीएए का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मैं फिर से कह रहा हूं, सरकारी कागज का सरकारी विश्लेषण उसके विषय के जानकार लोग करेंगे, लेकिन हम तो एक सवाल पूछ रहे हैं केवल। वो सवाल यह है कि जनाब, दिसंबर 2019, 11 मार्च 2024, 4 साल, चुनावों के ठीक चंद दिन पहले जरूरत क्या थी साहब? क्या अभी तुरंत नागरिकता तय कर लेना इस देश का सबसे बड़ा सवाल है, और इस सवाल को आप चुनाव के ठीक पहले लाने जा रहे हैं? अच्छा, अगर आपको क्रांतिकारी काम करना है तो बहुत सारे क्रांतिकारी काम आपको करने बचे हैं, जिसके लिए आप या आपके लोग बार बार कहते हैं कि अब की बार 400 पार करा दो तो हम संविधान बदल दें। आपका सांसद याद है ना, ये हेगड़े, इस सांसद ने खुलेआम मीडिया में बोला कि 400 पार की सीटें हमें इसलिए चाहिए ताकि हम इस देश के संविधान को बदल सके। ये आपकी नियत है, देश देख रहा है। बाकी जनता जो है, जिसको शुरू में मैंने कहा था ना, असली लोकतंत्र का इम्तिहान तो जनता का है। जनता देख ले कि भाई आपको कितनी सीटें देकर क्या करवाना है। तो अगर आपको बहुत बड़े बड़े काम ऑलरेडी करने हैं, जिसके लिए आपने कहा कि 400 पार चाहिए, तो चुनाव के पहले नागरिकता वाला ये सुर छेड़ने की जरूरत क्या थी? लोग आपसे महंगाई पर सवाल पूछ रहे थे, लोग आपसे बेरोजगारी पर सवाल पूछ रहे थे, लोग आपसे आपका हिसाब मांग रहे थे, लोग आपसे जानना चाह रहे थे कि साहब हमारी जिंदगी की बेहतरी के लिए पिछले 10 साल में जो आपने किया है, एक बार उसको हमारे सामने कह दीजिए। कितनी गारंटियां आपकी पूरी हुई? एक बार चुनाव तो इस पर होने देना चाहिए था ना साहब। आपके पास ईडी है, आपके पास सीबीआई है, आपके पास पैसा सबसे ज्यादा है, इलेक्टोरल बॉन्ड, आपके पास सबसे ज्यादा कार्यालय हैं, सबसे ज्यादा कार्यकर्ता है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी आप है, मंदिर भी बन गया वहीं। अच्छा एक बात, ये मंदिर से याद आया, आप वीडियो देख रहे हैं, सबसे जरूरी आप हैं इस देश के नागरिक।
मंदिर के नाम पर अगर बीजेपी को वोट मिलकर के जीत सुनिश्चित होती तो क्या वो ये सब करती? इस पार्टी को तोड़ दो, इस गठबंधन को तोड़ दो, उस सरकार को गिरा दो, उनका विधायक ले आओ, इनका सांसद ले आओ। इसका मतलब अंदर से हालत तो खराब है। ये बात तो आप भी समझ रहे हैं ना। अंदर अगर हालत खराब न होती तो मंदिर के नाम पर तो डंका बज रहा है साहब, फिर आपको इस सब की जरूरत क्या थी? अब की बार अकेला शेर सब पर भारी। यानी ये जो काम हो रहा है ये दिखाता है कि आप भीतर से डरे हुए हैं। हरियाणा में सीएम बदल दिया चुनाव के ठीक पहले। क्यों साहब? सैनी साहब को ले आए। क्या है अंदर खिचड़ी? दो चीज है देखिए, एक तो हेडलाइन मैनेजमेंट हो गई, क्योंकि आप इतने भोले नागरिक हैं ना, आपके सामने से खबरें गायब। हरियाणा में मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, दूसरे मुख्यमंत्री ने शपथ ली, हेडलाइन देखिए क्या चल रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड वाली खबर कहां गई? अच्छा, बाकी खबरें कहां चली गई? आपकी शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी का सवाल कहां चला गया? और इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब कहां चला गया? हेडलाइन तो बदल गई। तो आप अगर चुनाव वाकई जीत रहे थे तो ये हेडलाइन मैनेजमेंट करने की जरूरत क्या है? और ये बात आप समझिए, आप नागरिक हैं साहब। चुनाव चंद दिन जब बचे हो तो सीए जैसे कानून की जरूरत क्या है? ये हम एक नागरिक के तौर पर आपसे सवाल पूछ रहे हैं। ये काम या तो कई महीने पहले हो जाना चाहिए था या कई महीने बाद भी हो सकता है। ये इस देश का प्राथमिक सवाल तो नहीं है मेरे हिसाब से। और वो भी जब चुनाव हो तो चुनाव इस मुद्दे पर नहीं लड़ा जाना चाहिए। चुनाव इस मुद्दे पर लड़ा जाना चाहिए कि 10 साल में हमने जो कहा वो किया। आप हिसाब देते, जनता आपको वोट देती, आप सरकार बना लेते। लेकिन अब तो आप तनाव फैलाने का काम, क्योंकि जामिया आपको याद है, शाहीन बाग आपको याद है, बदनाम किया गया, बहुत सारे मुकदमे हुए, लोग जेल में डाले गए, तनाव पैदा हुआ। आप क्या ऐसा कुछ चाहते थे क्या कि तनाव पैदा हो? मेरी गुजारिश तो अपने देश के नागरिकों से यह होगी कि आप कहीं भी ऐसा मौका बीजेपी के लोगों के हाथ मत दीजिएगा जो वो चाहते हैं। विरोध करना इस देश के नागरिक का फर्ज है, धर्म है, संविधान उनको उसका अधिकार देता है। लेकिन कोई भी विरोध संविधान की सीमा में हो, हिंसा न हो, यह ध्यान इस देश के नागरिकों को रखना होगा। बाकी आप जो कर सकते हो उसका निर्णय आपको लेना है, लेकिन संविधान के दायरे के भीतर, संविधान के ऊपर जाने पर उन्हें मौका मिल जाएगा। वो चाहते हैं कि आप उत्तेजना में कुछ ऐसा करें जिनकी तस्वीरें उनके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, उनके अपने बिके हुए मीडिया घरानों के जरिए, उनके अपने तंत्र के जरिए गांव में झूठ फैलाने के काम आ जाए। इसलिए अफवाहों से बचिएगा, उत्तेजना से बचिएगा, हिंसा से बचिएगा। संविधान को हाथ में लेकर संविधान के दायरे में कानून का पालन करते हुए आप विरोध कर सकते हैं, इसका अधिकार है इस देश में। लेकिन चुनाव के पहले एक सवाल सरकार से पूछिए कि हुजूर इसकी जरूरत क्या थी। इसका मतलब यह है कि आपको नागरिकता नहीं प्यारी है, आपको अपनी कुर्सी प्यारी है, और अपनी कुर्सी के लिए आप कुछ भी करने की स्थिति तक चले जा रहे हैं। अब फैसला इस देश की जनता को करना है कि आप वोट किसके नाम पर देंगे और किसके नाम पर आपका वोट जाना चाहिए, ताकि आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित रहे। इसलिए इस बेहद संवेदनशील विषय को लेकर के बहुत सजग रहिएगा, बहुत जागरूक रहिएगा, चौकन्ने रहिएगा, लेकिन संविधान के दायरे के भीतर रहिएगा। और बाकी इस बात का ख्याल जरूर रखिए कि कौआ कान लेकर गया, ये बात कहने वाला और उंगली दिखाने वाला, आप कान पहले चेक करिए, क्योंकि वो भटकाना चाह रहा है और वो घिर चुके हैं। वो अपने चुनावी वादों को पूरा नहीं किए हैं, इसलिए घिर चुके हैं। वो मंदिर के नाम पर वोट पाकर जीतते हुए नहीं नजर आ रहे हैं, इसलिए घिर चुके हैं। वो विपक्षी दलों के गठबंधनों को तोड़ रहे हैं, इसलिए क्योंकि वो घिर चुके हैं। क्योंकि चुनाव तो साहब जनता लड़ती है ना, और जनता अगर जागरूक हो गई तो इस खेल को समझ जाएगी। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।